Hello students, welcome to the channel Zoology Optional with Jyoti Kaushal. This is the SPICO series of Zoology Optional in which we are looking at the syllabus, previous year question analysis, understanding and comprehending the topic and finally answer writing of the same topic. We are analyzing UPSC 2025 Mains Zoology Paper 1. The topic for today is neoteny and pedomorphosis. This is the third lecture. We have already covered metagenesis in first lecture and book lungs in second lecture. If you have not watched it, you can watch it. Let's just look at the syllabus now. So this is the syllabus for Zoology Paper 1. Unit is non-chordata and chordata and the topic is amphibia. So in amphibia, pedomorphosis is as it is mentioned. So this is the direct question. Now let's look at UPSC 2025 Mains Zoology Paper 1. So you have to write a short note for 10 marks and 150 word on pedomorphosis. If I talk about previous year questions, then in 2023 the question has been asked what is neoteny. Again you have to write a short note for 10 marks and 150 words. It has been asked in question number 1D part, that means it is the compulsory question. In 2018 also question number 1C part, what is pedomorphosis? Again you have to write a short note for 10 marks and 150 words. That means you can see that it has been asked in question 1 only, that means it is the compulsory question, you cannot skip the topic. Now let's understand the topic. पीडोमॉर्फोसिस समझने से पहले आपको मेटामॉर्फोसिस के बारे में पता होना चाहिए. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लार्वा है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो एम्फीबिया में फ्रॉग के बारे में तो आप जानते होंगे. तो फ्रॉग का जो लार्वा है उसको हम टैडपोल के नाम से जानते हैं. तो टैडपोल के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि ये एक्वेटिक है, वेराज जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, ऑब्वियसली एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है. ठीक है. अगर मैं टैडपोल के बारे में बात करूं तो रेस्पिरेशन के लिए या फिर ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं, वेराज इन फ्रॉग लंग्स आर प्रेजेंट. तो दैट मीन्स गिल्स जो है वो रिड्यूस हो गई और लंग्स जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एवोल्यूशन हो गया उसका. फिर अगर मैं एडल्ट के बारे में बात करूं तो ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, वेयरएज टैडपोल जो है दैट इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर. तो यहाँ पे आपको लार्वा के कुछ डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, एडल्ट के कुछ डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. तो इसको तो हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. अब अगर मैं नियोटेनी के बारे में बात करूं तो नियोटेनी में ये एक ऐसा एडल्ट है मतलब इसके कुछ फीचर्स तो होंगे, सेक्सुअली मैच्योर तो ये ऑब्वियसली होगा ही. ठीक है. तो इस एडल्ट के फॉर्म में कुछ लार्वा के जो जुवेनाइल कैरेक्टर्स हैं वो रिटेन रह जाएंगे. फॉर एग्जांपल लार्वा के जो गिल्स थे वो सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट के अंदर रिटेन रह जाएंगे. तो इसको हम नियोटेनी के नाम से जानते हैं. तो अगर मैं नियोटेनी की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो नियोटेनी इज एवोल्यूशनरी चेंज जिसमें एडल्ट लाइफ के अंदर जुवेनाइल कैरेक्टर्स रिटेन रह जाते हैं. जैसे कि सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट के अंदर एक्सटर्नल गिल जो हैं वो रिटेन रह जाते हैं. अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसको हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं. थायरॉक्सिन आई होप आपको पता होगा क्योंकि जोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट किया है तो आपको इतना पता होना चाहिए. तो अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के अंदर आपको हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है. ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बेसिकली स्टिम्युलेट करता है कि वो एक हार्मोन रिलीज करे जिसको हम थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं. ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को आगे जाकर एक्टिवेट करती है ताकि ये एक हार्मोन रिलीज कर सके, दैट इज थायरॉक्सिन, जिसके अंदर हम T3 और T4 पढ़ते हैं. तो अब ये जो थायरॉक्सिन है वो एक पर्टिकुलर टिश्यू के पास जाती है जो कि इस थायरॉक्सिन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. अल्टीमेटली ये जो सेल या फिर टिश्यू है वो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि उसका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसाइज हो जाए एडल्ट फॉर्म में. तो थायरॉक्सिन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल है. तो अब आपको पता चल गया कि अगर तो लार्वा एडल्ट फॉर्म में फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी जो जुवेनाइल कैरेक्टर्स हैं वो रिटेन नहीं रहेंगे, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. लेकिन अगर जुवेनाइल कैरेक्टर्स रिटेन रहेंगे तो उसको हम नियोटेनी के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि अगर मेटामॉर्फोसिस होगा तो नियोटेनी नहीं होगी, अगर नियोटेनी होगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा. तो अब अगर मैं नियोटेनी के दो तरीके से नियोटेनी जो है वो प्रोसीड कर सकती है.
बेसिकली जो एडल्ट है वो सेक्सुअली मेच्योर दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड पेस से डेवलप हो जाएं, या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो नॉर्मल पेस से ग्रोथ हो, लेकिन उसके जो सोमैटिक ऑर्गन्स हैं, सोमैटिक ऑर्गन्स आई होप आपको पता होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जो रेस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गया आपका, फिर आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, तो इन सारे ऑर्गन्स को हम सोमैटिक ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो अगर तो सोमैटिक ऑर्गन्स जो है उसकी ग्रोथ रिटार्डेड रहे और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रहे, तो इस तरीके से जुवेनाइल कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटेन रह जाएंगे। दूसरे तरीका क्या होगा इसमें, या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो हो जाएं, बहुत तेजी से इसकी डेवलपमेंट हो जाए, और दूसरी तरफ जो सोमैटिक डेवलपमेंट है वो अपने नॉर्मल पेस से हो। अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा कि एडल्ट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाएंगे और उनकी बॉडी के अंदर जो जुवेनाइल कैरेक्टर्स हैं वो रिटेन रह जाएंगे। तो इस फर्स्ट वाली फॉर्म को तो हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म से डेवलप हो जाते हैं, और दूसरा है पीडोमॉर्फोसिस, जिसमें रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नॉर्मल होती है और सोमैटिक डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड रहती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज यूरोडील्स। यूरोडील्स आई होप आपको पता होगा कि एनिमल किंगडम के अंदर क्लास एम्फीबिया है, इसके अंदर आपको एक सब क्लास देखने को मिलती है दैट इज लिस एम्फीबिया। इसके अंदर आपको 3 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, एक है यूरोडील, एक है एपोडा और तीसरा है एन्यूरंस। तो यूरोडील्स ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर आपको टेल भी देखने को मिलेगी और लिम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सैलेमेंडर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आप इसकी टेल देख सकते हैं और यहाँ पे आपके इसके लिम्स भी देख सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज एपोडा। एपोडा के अंदर ना तो टेल प्रेजेंट होती है और ना ही लिम्स प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं एन्यूरंस के बारे में बात करूं तो इसमें लिम्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन टेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका जो एग्जांपल है आप फ्रॉग और टोड पढ़ते हैं, तो इसका एग्जांपल आप यूरोडील्स में दे सकते हैं। यूरोडील्स में भी स्पेसिफिक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा ऑफ टाइगर सैलेमेंडर। सैलेमेंडर एक यूरोडील है, इसकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जैसे एम्बिस्टोमा टिग्रीनम हो गया जो कि टाइगर सैलेमेंडर है। दूसरी तरफ एक मैक्सिको का सैलेमेंडर है दैट इज एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम, तो इसका आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर अगर मैं नियोटेनी के टाइप्स के बारे में बात करूं, नियोटेनी आपको समझ आ गया कि जुवेनाइल कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटेन रहेंगे। किस में रिटेन रहेंगे? सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट के अंदर जुवेनाइल कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटेन रहेंगे। या तो टोटल नियोटेनी हो सकता है। टोटल नियोटेनी का मतलब है मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल भी नहीं हुई। मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं हुई? क्योंकि या तो टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो थायरॉक्सिन के सेंसिटिव ही नहीं है, या फिर थायरॉक्सिन ही फेल कर गया है मेटामॉर्फोसिस करवाने के लिए। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नेक्ट्यूरस, प्रोटियस एंड सायरन। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट नियोटेनी, बेसिकली फैकल्टेटिव नियोटेनी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या फिर इंटरमीडिएट नियोटेनी भी बोल देते हैं। इसका मतलब है कि मेटामॉर्फोसिस तब होगी जब आप उसको एक पर्टिकुलर हार्मोन या फिर कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो फैकल्टेटिव का मतलब ही क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सकता है वेरिएबल कंडीशन में। अगर आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तब भी वो अडेप्ट कर जाएगा। वेयर एज ऑब्लिगेट जो होता है उसको सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की ही जरूरत होती है। तो इंटरमीडिएट नियोटेनी के अंदर मेटामॉर्फोसिस तब इंड्यूस की जा सकती है जब आप उसको थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोवाइड करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक्सोलोटल लार्वा, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो सैलेमेंडर का जो एक्सोलोटल लार्वा है, अगर वो मेटामॉर्फोसाइज नहीं हुआ और अगर उसको लैब कंडीशंस में जाकर थायरॉक्सिन प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये जो एक्सोलोटल लार्वा है इसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। तो ये कुछ रिसर्च के द्वारा भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि ये जो सैलेमेंडर है जब इसको फ्रांस ले जाया गया तो वहाँ पे ये जो एक्सोलोटल लार्वा है इसको थायरॉक्सिन इंजेक्ट किया गया और अल्टीमेटली इसकी मेटामॉर्फोसिस जो है वो हो गई। फिर थर्ड टाइप ऑफ नियोटेनी जो है उसको हम पार्शियल नियोटेनी के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली फ्रॉग्स और टोड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटामॉर्फोसिस जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है। और डिले क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जो उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है मेटामॉर्फोसिस होने के लिए। फॉर एग्जांपल कोल्ड वेदर के अंदर थायरॉक्सिन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता या फिर थायरॉक्सिन सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, इस वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं होता।
तो अब अगर मैं नियोटेनी के फैक्टर्स की क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो नियोटेनी को अफेक्ट करते हैं, एक तो हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि मैंने आपको बॉडी के अंदर बताया कि हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट करता है ताकि अल्टीमेटली थायरॉक्सिन रिलीज हो और अल्टीमेटली मेटामॉर्फोसिस हो जाए। तो अगर तो इनमें से कोई भी ऑर्गन खराब होगा या फिर कोई भी हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा तो उस वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी और अल्टीमेटली नियोटेनी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बात करूं तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि लो टेम्परेचर पे थायरॉक्सिन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, तो इस वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी तो इसका मतलब नियोटेनी होगी। फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आयोडीन का, क्योंकि आपको पता है थायरॉक्सिन को फंक्शन करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, तो अगर लैक ऑफ आयोडीन होगा तो अगेन मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, नियोटेनी हो जाएगी। फिर कुछ साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लेंटी ऑफ फूड और वाटर कंडीशन में रहे तो उनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो देखने को नहीं मिलती, दैट मीन्स नियोटेनी हो जाती है, दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर इन एडल्ट फॉर्म। फिर सेलाइन वाटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि नियोटेनी होती है। फिर अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी चेंज हुआ है कि जो एक्वेटिक एम्फीबियन है वो अल्टीमेटली टेरेस्ट्रियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनके अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस आया, जैसे कि नियोटेनी हुई, जैसे कि रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर्स हुए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको दो फॉर्म्स जो हैं वो सर्वाइव करती हुई नजर आएंगी। तो इट परमिट्स एम्फीबियंस टू एक्सप्लॉइट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, एक तो एक्वेटिक और दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल, ताकि अल्टीमेटली ये जो एम्फीबियंस हैं ये सर्वाइव कर सकें। फिर जितने भी यूरोडील्स आपको देखने को मिलेंगे, यूरोडील एम्फीबियंस हैं वो ज़्यादातर नियोटेनिक फॉर्म में होंगे, उनसे ही एवोल्यूशन आया तो उनसे ही एपोडा में वो कन्वर्ट हुए, मतलब एवोल्यूशनरी चेंजेस आए तो इवॉल्व हुए एपोडा, फिर उनसे ही इवॉल्व हुए एन्यूरन्स। तो एक तरह से आपको एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है हायर कैटेगरीज का वो आपको देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करूँ आंसर राइटिंग के बारे में, तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं नियोटेनी की या फिर पीडोमॉर्फोसिस की। फिर उसके बाद जैसे कि नियोटेनी की आपने यहाँ पे डेफिनेशन दी, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने दिया था, ये जुवेनाइल और एडल्ट फॉर्म के बारे में आप बता सकते हैं। दो तरीके से नियोटेनी जो है वो हो सकती है ये बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जूलॉजी में एग्जाम्पल के मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर आप टाइप्स ऑफ नियोटेनी बता सकते हैं बॉडी पार्ट के अंदर, तो टाइप्स ऑफ नियोटेनी में टोटल नियोटेनी हो गया, देन इज फैकल्टेटिव नियोटेनी हो गया, पार्शियल नियोटेनी हो गया। बॉडी पार्ट के अंदर ही आप फैक्टर्स अफेक्टिंग नियोटेनी दे सकते हैं, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गया, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया। फिर ऑब्वियसली जूलॉजी है तो आपको डायग्राम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आप एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा टिग्रीनम का एक डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। तो यहाँ पे आप इसके लिम्स बनाएंगे और फिर यहाँ पे आप इसका नोस्ट्रिल, आई और माउथ को लेबल करेंगे, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हो गया, ये इसका ट्रंक वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये एक्वेटिक है तो ये इसका कॉडल फिन हो गया, और इसका जो जुवेनाइल कैरेक्टर जो रिटेन रह गया दैट इज़ द एक्सटर्नल गिल्स जो कि 3 पेयर्स रहते हैं। फिर आप कंक्लूजन पार्ट में इसका सिग्निफिकेंस दे सकते हैं कि हायर कैटेगरी का एवोल्यूशन जो है वो नियोटेनी होने की वजह से ही हो पाया है। यूरोडील्स आपको नियोटेनिक फॉर्म देखने को मिलेंगे और इसी वजह से वो दो हैबिटेट में रहने का एडवांटेज जो है वो पा सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक पीडोमॉर्फोसिस और नियोटेनी के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।